हेलो, ऑल ऑफ यू फाइन। आशा है आप सब ठीक होंगे। तो सेशन की ओर रुक करते हैं, अपन चलते हैं आज के सेशन की ओर। आप सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो अपन ने इलेक्ट्रिकल में चल रहे थे, अपना दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब अपना तीसरा नंबर का चैप्टर है विद्युत एवं इसके मूल सिद्धांत। कल अपन ने टूल्स पढ़े थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए टूल्स पढ़े थे, तो वो उसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी या आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो देखो आज का अपना चैप्टर है, अपना जो सेशन है विद्युत एवं इसके मूल सिद्धांत, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स फंडामेंटल लॉज। ठीक है, विद्युत एवं इसके मूल सिद्धांत। तो देखो विद्युत है इलेक्ट्रिसिटी, स्टार्टिंग में अपना, ठीक है, प्रारंभिक विद्युत। तो देखो विद्युत के बारे में अपने पढ़ लिया था। प्रारंभिक विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थितिज विद्युत एंड गतिज। ठीक है, दो प्रकार की होती है। स्थितिज विद्युत की खोज किसने की थी? थेल्स ने। और चल विद्युत की वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो अपन विद्युत की बात करें, विद्युत ऊर्जा की, तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे हम न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही पैदा कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, देखो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे हम न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही पैदा कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको अपन रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, हम इसे न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही पैदा कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करते हैं अपन? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये जनरेटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, जनरेटर जो होता है अपना वो यांत्रिक ऊर्जा अपन उसको घुमाते हैं, उसकी शाफ्ट को, और उससे अपन को क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, जो पानी का जो तालाब होता है उससे अपन जो पौंड आता है, उससे वो पानी के जो बांध बनाए जाते हैं, वहाँ से पानी की ऊंचाई से गिराया जाता है और वो यांत्रिक ऊर्जा मिलती है किसको? जनरेटर को। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा उसको दी जाती है जब वो विद्युत ऊर्जा पैदा करेगा। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यांत्रिक ऊर्जा। जो अपनी विद्युत मोटर है, ठीक है, जितने भी मोटर वगैरह हैं, विद्युत ऊर्जा से क्या देती है अपन को? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, जैसे मोटर हो गई अपनी, फैन हो गया, ये भी क्या करता है? फैन जो होता है, पंखा अपने एग्जाम्पल देखें, फैन जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जितनी मोटर हैं, ठीक है, वो सारी क्या, सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। ठीक है, विद्युत से प्रकाश ऊर्जा,
जितने भी अपने प्रकाशित उपकरण हैं, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, जो लैंप हो गया, ठीक है, सोडियम वेपर लैंप हो गया, मरकरी वेपर, वो सारे क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, तो देखो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है। ठीक है, और प्रकाश ऊर्जा से अपन या सौर ऊर्जा से क्या करते हैं अपन, विद्युत ऊर्जा जो अपनी सौर प्लेट होती है। ठीक है, सौर प्लेट में क्या होती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणों से वो चार्ज होती है, उसके बाद में क्या उत्पन्न करती है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ये सारी क्या है, ये ऊर्जा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी विद्युत ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में अपन रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं तो पैदा कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको अपन रूपांतरित या ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब है अपना इसमें स्टार्टिंग में अपना पदार्थ। ठीक है, क्या है, पदार्थ के बारे में देखेंगे अपन। पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर। ठीक है, पदार्थ किसे कहेंगे, किसी वस्तु का भार, आयतन तथा वह आकार निश्चित हो। ठीक है, वह वस्तु, किसी वस्तु का भार, आयतन व आकार निश्चित हो, वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, देखो वह वस्तु जिसका भार, आयतन व आकार, ठीक है, जिसका निश्चित वेट होगा या द्रव्यमान होगा अपना, और निश्चित आयतन होगा व निश्चित आकार होगा। ठीक है, आकृति भी निश्चित होगी, वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे लोहा, शुष्क बर्फ, कोयला, स्टोन यानी पत्थर अपना। ठीक है, इत्यादि क्या है, सारे पदार्थ हैं। ठीक है, देखो जो आयरन होता है वो निश्चित आकार होता है। ठीक है, और आयतन भी निश्चित होता है, और कुछ ना कुछ इसका आकार भी निश्चित होता है, यानी जो स्थान घेरता है वह आकार निश्चित होता हो। ठीक है, वह वस्तु जिसका भार, आयतन निश्चित हो तथा वह स्पेस यानी जगह घेरता हो, वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, शुष्क बर्फ, कोयला, पत्थर इत्यादि, ये सारे क्या हैं, पदार्थ हैं। ठीक है, अब देखो पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार। ठीक है, देखो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2, एक प्लाज्मा होता है, एक आइंस्टीन इनब्रेस्ट होता है अपना, आइंस्टीन एल्ब्रेस्टन। ठीक है, वैसे 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, सॉरी 3 अपने मुख्यतः हैं। ठीक है, जिसमें एक आता है अपना सॉलिड, 2 नंबर आता है लिक्विड, 3 नंबर आता है अपना गैस। ठीक है, सॉलिड को बोलते हैं ठोस, लिक्विड को बोलते हैं द्रव, और गैस को बोलते हैं गैस। ठीक है, ये हैं 3 प्रकार के मुख्यतः। एक होता है अपना प्लाज्मा, शहद वगैरह होता है ना, शहद, और गोल्डन जो आइंस्टीन इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, ओस होती है ना अपनी, ओस की बूंदे, वो सारे वो उसमें आते हैं। लेकिन अपने जो फिजिक्स है अपनी, वो इसके अंदर ये अपने 3 ही चलते हैं IIT के अंदर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो देखो ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सॉलिड किसे कहते हैं, ठोस, जिसका भार, आयतन और आकार तीनों निश्चित हों, तीनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं।
ठोस कहलाता है। ठीक है, जिसका भार, आयतन और आकार तीनों चीज निश्चित होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ठोस। जैसे पत्थर, बर्फ, पत्थर, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं? ठोस में। जैसे लोहा, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, सभी धात्विक पदार्थ जो भी हैं, और अपना जो पत्थर हो गया, कोयला हो गया, ये सारे किस में आते हैं? ठोस में। ठीक है, वो क्या होते हैं? कुछ ना कुछ स्पेस होता है उनका, कुछ ना कुछ वेट होता है निश्चित, और आयतन भी निश्चित होता है। अब देखो द्रव में, लिक्विड के अंदर क्या होता है? लिक्विड में द्रव किसे कहते हैं? वह पदार्थ है जिसका भार और आयतन तो निश्चित होता है, जिसका भार, वेट, जिसका भार तथा आयतन तो निश्चित होते हैं परंतु आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता। जिस भी पात्र में डाला जाएगा उसी का आकार ये ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अपन पानी, जैसे इसमें क्या हो गया द्रव में, पानी, दूध, ठीक है, शरबत वगैरह जो भी हैं लिक्विड आते हैं अपने, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह सारे ये क्या लिक्विड हैं। और इनका देखो वेट, द्रव्यमान तथा आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित होने। जिस पात्र में अपन डालेंगे, गिलास में डालेंगे, गिलास का आकार कर लेगा, मटके में डालेंगे, मटके का आकार ग्रहण कर लेगा, बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ऐसा किस में होता है? द्रव्य में। तो वह पदार्थ है जिसका भार तथा आयतन दोनों तो निश्चित होते हैं, परंतु आकार उनका निश्चित नहीं होता। जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, वह क्या कहलाता है? द्रव। अब देखो अपना गैस। गैस में देखो, जिसका भार तो निश्चित होता है, वह आयतन व आकार निश्चित नहीं होता। जिस वस्तु में डाला जाता है उसी का आयतन व आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे वॉलीबॉल वगैरह में, बॉल में अपन डाल रहे हैं फुटबॉल के अंदर, ठीक है, उसी का गोलाकार आयतन होगा, और उसी की आकृति किसी खिलौने में डाल रहे हैं अपन, वायु जो गैस होती है अपनी, किसी खिलौने में गैस भरी जाती है, तो उसी का आयतन और उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होती हैं? जैसे गैस में आगे जो हीलियम है अपनी, लिथियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सारी क्या हैं? गैसों के अंदर आते हैं। ठीक है, हीलियम है अपनी, ये सारी देखो जो पदार्थ है अपने 3 प्रकार के होते हैं। सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के अंदर जिसका भार, आयतन और आकार तीनों चीज निश्चित होती हैं, वह क्या कहलाता है? ठोस। ठीक है, और लिक्विड, द्रव, जिसका भार तथा आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है। गैस में उसका वेट या द्रव्यमान तो निश्चित होता है, लेकिन आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। जिस वस्तु में डाला जाता है, ठीक है, उसी का आकार और आयतन वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पदार्थ कंप्लीट हो गया है, पदार्थ वाला। अब देखो अब है इसके बाद में पदार्थ को अपन देखो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा। ठीक है, पदार्थ को अपन छोटे छोटे कणों में विभाजित कर लेंगे तो किसमें बन जाएगा? यानी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो उसकी रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके तथा उसे पृथक किया जा सके। ठीक है, किसी पदार्थ का परिभाषा क्या है इसकी? किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण
जो उसकी रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके तथा जिसे आसानी से पृथक किया जा सके। अणु कहलाता है। ठीक है, देखो अणु अपना मॉलिक्यूल होता है जो किसी पदार्थ का वह छोटे छोटा कण जो उसकी रासायनिक क्रिया में भाग ले सके तथा जिसे आसानी से अपन पृथक कर सके। ठीक है, वो क्या कहलाता है? अणु। यानी पदार्थ को अपन छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? अणु बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में है अणु से भी जो छोटा कण होता है उसको बोलते हैं अपन परमाणु, एटम। देखो अपन लिख सकते हैं अणु का या पदार्थ, अणु का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण जो उसकी रासायनिक क्रियाओं में तो भाग लेता है परंतु उसे पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है? अणु का वह छोटे से छोटा कण है जो उसकी रासायनिक क्रियाओं में तो भाग लेता है परंतु इसे पृथक नहीं किया, यानी इसे सामान्य रूप से अपन पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। ठीक है, मुक्त अवस्था में क्या होता है? वो स्वतंत्र नहीं रह सकते उसके कण। ठीक है, वह क्या कहलाता है? परमाणु। वह छोटे छोटा कण। और परमाणु देखो, परमाणु की अपन संरचना देखें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन का। अब परमाणु की संरचना देखें, देखो परमाणु एटॉमिक कंस्ट्रक्शन, परमाणु संरचना, एटॉमिक कंस्ट्रक्शन। देखो परमाणु संरचना, परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है अपना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, देखो परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। और इसकी संरचना हमारे सौर मंडल के समान होती है। ठीक है, जिसमें ग्रह होते हैं, कक्षाएं होती हैं। ठीक है, अपन उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब पहले इसके बारे में देख लेते हैं, तीनों के बारे में, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, अपन संरचना बनाएंगे इसकी। परमाणु में 3 कणों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर वो बनता है। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं अपन, देख लेते हैं इसमें परमाणु संरचना में। परमाणु संरचना में उसको हटा देते हैं। परमाणु संरचना में
इसमें 1 नंबर पे होता है अपना नाभिक, न्यूक्लिक नाभिक। देखो नाभिक किसे कहते हैं, नाभिक। फिर आ गया अपना क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन। फिर 3 नंबर पे न्यूट्रॉन, और फिर अपना आ गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूक्लिक नाभिक क्या होता है, परमाणु का केंद्र भाग क्या कहलाता है, नाभिक। परमाणु का केंद्र भाग, केंद्रीय भाग बोल दो या केंद्र भाग बोल दो, केंद्र भाग नाभिक कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, परमाणु का केंद्र भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक का आकार क्या होता है, आकार इसका, ये फैक्ट है इसके, ये ध्यान रखना, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इसका आकार क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। इसका व्यास होता है, आकार 10⁻⁻15 मीटर। और इसके अंदर देखो, ये परमाणु के केंद्र में, परमाणु केंद्र को क्या बोलते हैं अपन, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसके अंदर देखो, नाभिक के अंदर, नाभिक में, ये फैक्ट हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, अवस्थित होते हैं तथा इसमें, तथा इससे बंधे होते हैं, बंधे होते हैं, तथा इसमें अंतराण्विक बल के कारण, अंतराण्विक बल के कारण इसके, इसमें बंधे होते हैं। देखो नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, दोनों कण। ठीक है, और अंतराण्विक बल के कारण इससे बाहर नहीं जाते, इसके साथ बंधे होते हैं। ठीक है, कौन सा बल काम करता है नाभिक के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को रखने के लिए, कौन सा बल काम करता है, इंपॉर्टेंट है, अंतराण्विक बल। इसके कारण वो क्या होते हैं, इससे बाहर नहीं जाते, ध्यान रखना। परमाणु का केंद्र भाग नाभिक कहलाता है। आकार इसका 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण अवस्थित होते हैं तथा इससे वो अंतराण्विक बल के कारण इससे बाहर नहीं जाते। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो अपना प्रोटॉन, प्रोटॉन देखेंगे अपन। प्रोटॉन, सबसे पहले प्रोटॉन पर, प्रोटॉन की खोज करता। देखो अपन इसके तीनों कणों के क्या देखेंगे अपन, खोज करता। ठीक है, तो देखो प्रोटॉन का तो नाम, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने। वह इसको नाम, इसका नाम किसने दिया, नामकरण बोल सकते हो आप। नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने 1920 में, 1920 में। ठीक है, और सॉरी, वो नाभिक की भी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। लिख लेना एक बार, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इधर रदरफोर्ड ने की थी इसकी खोज, और 1911 ईस्वी में, सन 1911 में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। वो लिखवाया नहीं था अपन ने, रदरफोर्ड 1911। ठीक है, और अपने जो प्रोटॉन है,
प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीन है, ठीक है, गोल्डस्टीन ने तो खोज की, जबकि नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने 1920 में। अब देखो इसके ऊपर आवेश कितना होता है, ये इसका फैक्ट है, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। आवेश कितना होता है, आवेश 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब। कूलाम्ब आवेश होता है जो प्लस आवेश होता है, ठीक है, अपन प्लस होता है वैसे यहाँ पे, लेकिन प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। प्लस 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब आवेश होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब। प्लस अपन लिखते नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस की संख्या ही होती है, माइनस की होती है जब अपन माइनस लगा देते हैं, लेकिन ये प्लस की है। 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब आवेश होता है इस पर। और जो इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है। और जबकि इसके भार की बात करें, भार कितना होता है इसमें, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे, इसका नामकरण रदरफोर्ड ने 1920 में। इस पे आवेश प्लस पॉजिटिव आवेश होता है, अपन वैसे भी लिख सकते हैं धनात्मक, यहाँ पे लिख लो धनात्मक आवेश, ठीक है, धनात्मक होता है। 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है। इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है, ठीक है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर ही होते हैं वेट में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट नाभिक का भी जाना रदरफोर्ड 1911 में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप देखो अपना अगला, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के खोज करता है जेम्स जैडविक। जेम्स जैडविक 1981 में, ठीक है, खोज कब हुई, 1981 में, ठीक है। अब देखो न्यूट्रॉन पे आवेश, ठीक है, आवेश रहित होता है, किसी प्रकार का आवेश नहीं रहता है। ये जो अपना न्यूट्रल तार होता है यही होता है, आवेश रहित होता है ये, ठीक है, आवेश रहित होता है, किसी प्रकार का आवेश के ऊपर आवेश नहीं होता है। और इसका जो भार है, द्रव्यमान, वो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है, ठीक है, 0.67 इंटू 10 की पावर। और जो प्रोटॉन के बराबर होता है भार में प्रोटॉन के बराबर ही होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है वेट में। जेम्स जैडविक ने 1981 में खोज की थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में है अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन, जे थॉमसन 1904
81 में, 1981 में तो 1897 में था ना, 1897 में। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन, 1897 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन का दर वो देखें अपन, आवेश चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, चार्ज होता है वही माइनस का 1.67 इंटू 10 की पावर 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब। ठीक है, आवेश कितना होता है 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब आवेश होता है। ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान होता है भार, वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। ठीक है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में अवस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, परमाणु की कक्षाओं में, नाभिक के ऊपर कक्षाओं में। यानी ये स्थिति कैसे होती है इनकी स्थिति कक्षाओं में, परमाणु की कक्षाओं में गति होते हैं कक्षाओं में। ठीक है, परमाणु की कक्षाओं में स्थिति परमाणु की कक्षाओं में। और इसका आवेश होता है 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब आवेश। वेट होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो अपनी परमाणु संरचना, परमाणु संरचना देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले अपन को पता है कि इसका केंद्र भाग क्या होता है, नाभिक, और हमारे सौरमंडल के समान इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, इसमें मान लो अपन ने यहाँ पे कर लिया नाभिक, ये क्या है, नाभिक है। इसमें क्या कौन से हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। कौन से कण अवस्थित हैं इसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है, नाभिक। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित है। और इसके चारों कक्षाएं वो देखो ऐसे होती हैं, वैसे तो ऐसे होती हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन अपन समझेंगे कैसे, वैसे ही बनाएंगे जब अपन को सही से समझ में आ जाएगा। क्रिस्टलीय संरचना होती है वैसे इसकी। अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बंधे होते हैं कौन से बल के कारण, अंतरा आणविक बल के कारण, अंतरा आणविक बल के कारण, बल से। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाते। अब देखो यहाँ पे कक्षाएं होती हैं अपनी। ठीक है, ये कक्षाएं होती हैं। ठीक है, और प्रथम कक्षा का नाम क्या होता है, KLMN। ठीक है, ऐसे 4th क्लास तक देखते हैं अपन। KLMN यानी कक्षाओं का नाम क्या होता है, प्रथम फर्स्ट कक्षा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, K सेकंड क्लास, L थर्ड क्लास, M से, और 4th क्लास।
एन से, ठीक है, रिप्रेजेंट की जाती हैं, प्रदर्शित होती हैं, नाम होता है इनका, ठीक है, ये कक्षाएं। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने कक्षाओं में। जैसे अपन कॉपर की बात करें तो कॉपर अपने 29 नंबर पे आता है ना कॉपर। कॉपर की बात करें अपन तो 29 नंबर पे आता है, ठीक है, सी। कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो जो भी धातु होती है वो क्या होती है, चालक होती है, वो अपन आगे बढ़ें। देखो कॉपर के अंदर 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स का विभाजन अपन एक फॉर्मूला होता है 2n², इसके द्वारा करते हैं, जिसमें n क्या है, यहाँ पे n कक्षाओं की यानी कक्षा की संख्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2n² से इलेक्ट्रॉन्स का विभाजन इन कक्षाओं में करते हैं। परमाणु की प्रथम कक्षा K L M N, ठीक है, और ये नाभिक है अपना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें बंधे होते हैं अंतराण्विक बल के कारण, इससे बाहर वो नहीं जाते, ठीक है। अब देखो 3 कणों से मिलकर परमाणु बनता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, कक्षाओं में। अब देखो n यहाँ पे कक्षा की संख्या है, तो देखो फर्स्ट कक्षा में, यदि अपन फर्स्ट कक्षा की बात करें, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स का विभाजन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स का विभाजन फर्स्ट में क्या होगा, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, और सेकंड में 2 × 2 का स्क्वायर 8, और थर्ड में, ठीक है, यहाँ पे अपन कर सकते हैं KLMN फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ में होगा, ठीक है, 3 × 9 = 18, 2 × 8 = 18, और 2 × 4 = 4 का स्क्वायर 16 × 32। अब देखो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स का विभाजन, यानी प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और सेकंड में 8 जाएंगे। अब देखो अपन अपने पास कितने हैं, 29, इनको विभाजित करना है, तो फर्स्ट में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, ये नेगेटिव है ना, ई माइनस, ई से तो इलेक्ट्रॉन माइनस क्या है, यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, 1.60 × 10⁻⁻19 जो गुलाम आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें, फिर अगली में है अपना सेकंड में, इसमें 8 चले जाएंगे, इसमें कितने हो गए, 8, 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड कक्षा में यानी एल में चले गए। अब इसमें कितने आ गए अगले में, थर्ड में 18। अब देखो इसमें आ गए मान लो 18 यहाँ पे, ठीक है, 18 हो गए। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अपने पास, 8 2 10 18, 28 इलेक्ट्रॉन्स तो अपन ने बांट दिए, ठीक है, 28 इलेक्ट्रॉन्स का विभाजन कर दिया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अपने पास कितने बचे, एक, यानी 29 में से 18 माइनस करेंगे तो 28 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आने कितने चाहिए इस कक्षा में, यानी अंतिम कक्षा यही होगी इसके लिए भी, जो कॉपर है उसके लिए परमाणु की जो अंतिम कक्षा हो गई वो तो n हो गई, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना आया, 1। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, और इसमें आने कितने चाहिए, 32, या तो 32 हो। और इलेक्ट्रॉन्स का जो विभाजन करते हैं इन कक्षाओं में एक अपना नियम होता है परमाणु का, यदि किसी कक्षा में, अंतिम कक्षा में, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो वह कक्षा क्या मानी जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी, उसमें अपन और इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। यदि अंतिम कक्षा में 8 बच जाए तो कक्षा अपन मानेंगे भाई ये पूर्ण हो गई, फुल हो चुकी है, इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर या तो होने चाहिए 8, क्योंकि परमाणु विभाजन का नियम है कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन इसमें आया कितना है, 1। अब देखो ये 1 है, या तो इसमें 32 हो, या तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो 32 हो, लेकिन इसमें यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते तो भी ये कक्षा पूर्ण हो जाती, ठीक है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं तो वो कक्षा पूर्ण मानी जाती है। यदि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं वह पूर्ण मानी जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या बोलेंगे फिर, क्योंकि 8 नहीं हुए, 8 हो जाते तो क्या होती, कक्षा पूर्ण हो जाती। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ठीक है, यानी अंतिम कक्षा में, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 2n²
एन यहाँ पे कक्षा की, एन क्या है यहाँ पे कक्षा की संख्या है। ठीक है, फर्स्ट में ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और कॉपर की अपन ने, कॉपर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन 29 होते हैं। ठीक है, कॉपर में, तांबे में तो 29 का विभाजन कर दिया। अब देखो अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स रह गया। ठीक है, कक्षाओं का नाम ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन्स विभाजन का सूत्र ध्यान में रखना है और नियम ध्यान में रखना है कि यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए वह कक्षा क्या मानी जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी। अब देखो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स रह गया। ठीक है, या तो 8 हो जाते तो फुल हो जाती। ठीक है, तो देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इसको क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे, आप देखो ये जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कक्षा के, ये बोलेंगे कि भाई आपकी कक्षा पूर्ण नहीं है, आप हमारे पास आ जाओ। तो थोड़े से बल के कारण क्या करेंगे, थोड़े से बल के कारण थोड़ा सा बल लगाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, कौन सा बल लगाएंगे, ईएमएफ। उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। इलेक्ट्रॉन्स में जो बल लगता है इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए, वह क्या होता है, ईएमएफ। ठीक है, अपन आगे बढ़ेंगे। देखो थोड़े से बल के कारण क्या करेंगे, ये इससे बंध बना लेगा, एक संयोजी बंध बनाएगा, बोलेगा कि भाई तू मेरे पास आ जा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये जो है इस पे, इसके पास नेगेटिव आवेश है। ठीक है, इसके पास नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर बुलाएगा, कौन से, पॉजिटिव आवेश के कारण। यहाँ पे देगा ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर मिला लेगा, यानी फोर्स के कारण। ठीक है, तो ये इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी अंतिम कक्षा में यदि 1, 2, 3, 5, 6 और 7 ये इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। अब देखो 2 हैं, ये 2 क्या हैं, 2n स्क्वायर से फर्स्ट कक्षा में 2, लेकिन इसकी अंतिम कक्षा क्या है, यदि मान लो अंतिम कक्षा में यदि 2 रहे तो क्या होंगे, वो कक्षा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे 2 अपन नहीं भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी 2 लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो वैसे 2 हैं, यानी इस कक्षा में मान लो पहली कक्षा आ गई तो उसमें तो 2 चाहिए और 2 हो गए तो एक कक्षा पूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, तो अपन 1, 2, 3, 5, 6, 7 ये यदि होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यदि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अंतिम कक्षा में 1, 2, 3, 5, 6, 7 इतने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं, वह कक्षा अपूर्ण मानी जाती है और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसको क्या बोलेंगे अपन, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स द्वारा उसमें बंध बनाया जाता है, वह क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये संयोजकता कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, संयोजी। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बुलाने वाला जो होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी बंध बनाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। अब देखो यहाँ से क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा इसके, कौन सा, पॉजिटिव यानी प्लस, और यहाँ पे इसके पास क्या है, माइनस, ये कम है। ठीक है, तो करंट का फ्लो होगा वो देखो यहाँ से प्लस से माइनस की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलता है, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देखो जाएगा माइनस से किधर जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर ये तो हो गया करंट फ्लो, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर। ये ध्यान रखना है, वैसे इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन इसमें अपन ने समझने के लिए बोल दिया कि जो धारा है अपनी वो प्लस से माइनस की ओर जो करंट फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा बल गतिमान करता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसकी इकाई वोल्ट होती है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करता है। ठीक है, तो यहाँ से प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की ओर गतिमान होते हैं। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, यानी पहली कक्षा के द्वारा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है और अपनी ओर मिला जाता है, वह इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उसको। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि मोटिवेट मिल सके और आप अच्छी प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, अपने नोट्स बनाते रहें कंटिन्यू, और सेशन को अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी कंटिन्यू मेहनत जारी रखें, जिससे एग्ज़ाम में या अपने कंपटीशन के अंदर भी आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपन कल इसके आगे देखेंगे, ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, थैंक यू।